आर यू प्लानिंग टू गो टू लद्दाख ऑन योर बाइक? तो जी हाँ, आप एकदम सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं अभी लद्दाख राइड करके आया हूँ सोलो अपनी डोमिनार 400 पे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा रूट आपको अपनी राइड के लिए लेना है, अगर आप जाना चाहते हैं बाइक पे या कार से भी जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हाथ एकदम नीला पड़ गया। सबसे पहले तो आप एक चार्ट बना लीजिए, जिस चार्ट में आप लिख लीजिए कि आपको क्या क्या कपड़े लेके जाने हैं जिससे कि आपका बैग ओवरलोड ना हो जाए, और क्या क्या आपको मेडिसिन लेके जानी है, जैसे कुछ लोगों को सांस की दिक्कत होती है हाइट पे जाके, और क्या क्या टूल किट लेके जानी है। टूल किट बहुत ज़रूरी है अगर आप बाइक से जा रहे हो और ख़ासकर सोलो राइड पे जा रहे हो तो टूल किट बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए बाइक के पार्ट्स के बारे में कि आप अगर कोई दिक्कत हो जाए तो उसको सही कर सकें। और आपके पास पंचर किट ज़रूर होनी चाहिए, एयर कंप्रेशर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि राइड पे इन सब चीज़ों की दिक्कत बहुत आती है। रूट बनाना है वो भी डे वाइज, मतलब आपको डे 1 लिखना है, उसके बाद आपको यह लिखना है कि आप पहले दिन कौन सी जगह से कौन सी जगह जा सकते हैं। जैसे इसका एक रूट पड़ता है, अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से आप जम्मू होते हुए भी जा सकते हैं लेह लद्दाख, लेकिन मैं गया था मनाली साइड से तो मैं उसी साइड का एक्सपीरियंस आपको दे सकता हूँ। तो सबसे पहला रूट अगर आप दिल्ली से बनाते हैं तो डे 1 का आप रखिए दिल्ली से मनाली, क्योंकि ये वाला रूट प्लेन है सारा, जहाँ पर पहाड़ शुरू होंगे वो आप आराम से कवर कर लोगे, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उन पहाड़ों पे। और मनाली एक तरह का आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद से शुरू होते हैं सारे मुश्किल रास्ते। तो सबसे पहले आप किलोमीटर्स लिख लीजिए, दिल्ली टू मनाली कितने किलोमीटर पड़ता है। अगर आप दिल्ली टू मनाली कवर करेंगे तो वो आप सुबह 6:30 या 7 बजे भी निकलेंगे, तब भी आप रात को 8-9 बजे तक आराम से पहुँच जाओगे। कहीं कहीं पर हाईवे ख़राब है और कहीं कहीं पर काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, इस वजह से आप लेट नाइट भी पहुँच सकते हो, लेकिन आप रात तक आराम से मनाली पहुँच जाओगे। और मनाली में आपको सारे सर्विस सेंटर्स भी मिल जाएंगे, बाइक को रिपेयर करने वाले भी मिल जाएंगे, और आपको एक रेस्ट भी मिल जाएगा 550 किलोमीटर चलाने के बाद। और पेट्रोल पंप आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली टू मनाली में इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम आते हैं डे 2 पे। तो डे 2 में आप जाइए मनाली से जिस्पा, क्योंकि जिस्पा एक ऐसी जगह है जो ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं है और ज़्यादा नीचे भी नहीं है, और अटल टनल क्रॉस करने के थोड़े टाइम बाद ही आ जाएगी। जिस्पा आपको पड़ता है मनाली से लगभग 92-93 किलोमीटर्स, और जिस्पा में ज़्यादा होटल्स नहीं है, ज़्यादा रूम्स नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर बहुत टेंट्स हैं, तो आप वहाँ पर टेंट ले लीजिए। जैसे मैंने एक टेंट लिया था और मैंने नाइट स्टे वहीं किया था, बल्कि मैं शाम को ही आराम से पहुँच गया था, तो मुझे रेस्ट करने का भी टाइम मिल गया था। और आराम से रेस्ट करके आप अगले दिन निकलिए, क्योंकि अगले दिन का सफ़र बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। देन हम आते हैं डे 3 पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है उनके लिए जो प्लेन में अभी तक बाइक चलाते हुए आ रहे हैं। तो डे 3 में आपको जिस्पा से निकल के जाना है ले, सीधा ले, और ले वहाँ से पड़ेगा लगभग 330 किलोमीटर के आसपास। तो कोई ज़्यादा हेक्टिक वाली बात नहीं है कि इतने ज़्यादा किलोमीटर होगा। अभी तो आप 92 किलोमीटर चला के आए थे, एकदम से 350, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सुबह आराम से 6 बजे या 6:30 बजे निकलिए और फिर सीधे ले जाइए, और बीच में आपको एक तांगलांगला पास पड़ेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होगी और स्नोफॉल भी हो रही होगी साथ में, तो आपको बाइक चलाने में मुश्किल हो सकती है। और रोड भी बहुत जगह ख़राब आएंगे, ऑफ रोड बहुत आएगा, छोटे छोटे से वाटर क्रॉसिंग भी आएगी, वो ज़्यादा टफ नहीं होगी। अगर आपको बाइकिंग का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए वो वाटर क्रॉसिंग बिल्कुल टफ नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर कोई बिगनर है, वो पहली बार बाइक लेके जा रहा है किसी ऐसे रूट पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप पहाड़ के साथ साथ ही चलना। आप जहाँ पर खाई है उसके किनारे मत जाना बिल्कुल भी, पहाड़ के साथ साथ अपनी बाइक को चलाते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाइक गलती से गिर भी गई तो वो वहीं गिरेगी। बहुत मुश्किल हुई थी वहाँ से, लेकिन मज़ा भी बहुत आया था। और वार्म ग्लव्स ज़रूर ले लेना, क्योंकि वार्म ग्लव्स लेने से आपके हाथ जो है
बचे रहेंगे। मेरे हाथ नीले पड़ गए थे और हाथों की हालत ख़राब हो गई थी। इंजन पे अपने हाथ मुझे गर्म करने पड़े थे। जिस पास से जैसे ही आप निकलोगे तो उसके थोड़ी देर बाद ही आपके फ़ोन के नेटवर्क चले जाएंगे। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आपके नेटवर्क फिर भी कहीं कहीं पे आ सकते हैं, लेकिन आपके नेटवर्क अगर प्रीपेड है, जैसे मेरी एयरटेल की सिम थी, तो वो नेटवर्क चले जाएंगे और लेह में जाके सिम लेनी पड़ेगी आपको। और वहाँ पर प्री पोस्ट सिम मिलती है, ऐसा बोलते हैं वो। तो प्री पोस्ट सिम जो होती है वो सिर्फ लद्दाख रीजन के लिए होती है, वो वापस आके भी आपकी चलेगी यहाँ पे, लेकिन वहाँ आपको लेनी पड़ेगी, वरना आप अपना नंबर पोस्टपेड करा के जाना। एयरटेल और जियो ही चलता है वहाँ पे, BSNL भी चलता है, पर BSNL अब इतना कोई यूज़ नहीं करता यार, तो इसीलिए एयरटेल को पोस्टपेड करा के जाना या जियो को पोस्टपेड करा के जाना अपने घर से ही पहले से ही, तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया होगी। जिस पास से लेह वाला जो रूट है वो रूट बहुत मस्त है। उस रूट पे बहुत तगड़े व्यूज़ हैं। आपका एकदम नज़ारा ही बदल जाएगा जब आप देखोगे कि कहाँ अभी तक हम हरे हरे पहाड़ों में थे और कहाँ अचानक से अब सारे रेतीले पहाड़ हैं और अलग ही व्यूज़ देते हैं। वो बहुत ख़तरनाक लगते हैं, बहुत मस्त लगते हैं। और फिर आप लेह आराम से रात तक या शाम तक पहुँच जाओगे और वहाँ पर आप होटल्स ले लेना। तो लेह में मैं तो अपने फ्रेंड के यहाँ पे रुका हुआ था, इसीलिए मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपेंस वहाँ का नहीं आया। लेकिन अगर आप जाते हो तो आप कोशिश करना कि शांति स्तूप के पास ही लेना होटल। शांति स्तूप जो है वो हाईवे के ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, तो आप उसके पास होटल लेके अपनी नाइट स्टे कर लेना। देन उसके बाद हम आते हैं डे 4 पे। डे 4 में आप आराम से लेह में रुकना और लेह एक्सप्लोर करना, मतलब पूरे दिन आराम से घूमना, चाहे आप पे बाइक हो चाहे कार हो। आप जाना मैग्नेटिक हिल, हॉल ऑफ फेम, शांति स्तूप, और फिर उसके बाद शाम को अपनी लेह मार्केट में आ जाना। और लेह मार्केट में भी काफ़ी अच्छी माल रोड बना रखी है उन्होंने। मैं थोड़ी देर के लिए गया था लेकिन वहाँ पर बहुत मज़ा आया। मतलब जगह जो है एकदम से चकाचौंध और लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया बना रखा है। आपको वहाँ पर एंजॉय करने के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो जिस्पा से ले आए होगे उसका आपको रेस्ट अगले दिन मिल जाएगा अगर आप लेह एक्सप्लोर करने के लिए रुक जाओगे। बाद हम आते हैं डे 5 पे। तो डे 5 में आप लेह से निकलिए और जाइए नुब्रा वैली। और नुब्रा वैली काफ़ी बड़ी वैली है, वो कोई जगह नहीं है। वहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं जो वैली के साइड में हैं, जैसे डिस्किट, तुर्तुक और हुंदर। तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप आराम से डिस्किट में ले लीजिए, या फिर अगर आपको तुर्तुक विलेज जाना है जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है उसके पास, अगर आपको वो भी घूमना है तो आप तुर्तुक विलेज के आसपास होटल्स ले लीजिए। वहाँ पर आपको आराम से होटल मिल जाएंगे और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे आपको होटल्स मिल जाएंगे। और पेट्रोल पंप मैं आपको बता दूँ तो लेह तक आपको पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेह से डिस्किट पड़ता है 113 किलोमीटर, तो आराम से आपकी बाइक चली जाएगी वहाँ पे। लेकिन डिस्किट में जो है वो लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है, उसके बाद आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और वहाँ से आप पेट्रोल जो है फुल करवा लेना अपनी बाइक में और फिर उसके बाद वहाँ का एरिया घूमना। और जब आप लेह से नुब्रा जाओगे तो बीच में एक पड़ेगा खारदुंगला पास, और बहुत ही बढ़िया जगह है। मतलब वो ऐसी जगह है ना, वो मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेस होती थी इंडिया की मोटोरेबल में, लेकिन अब उमलिंगला पास हो गया है। पर खारदुंगला पास भी कम नहीं है भाई, लगभग 19,000 फीट है। 18,790 कुछ फीट है, लेकिन बहुत बढ़िया जगह है। मतलब वहाँ पर आप जैसे जैसे पहुँचते रहोगे ना खारदुंगला पास की तरफ, तो रास्ते में आपको स्नो भी दिखेगी और काफ़ी बढ़िया पहाड़ भी दिखेंगे। मतलब वहाँ का व्यू इतना बढ़िया है कि आपकी फ़ोटोज़ में एकदम चार चांद लग जाएगी, मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। ये जगह जो है खारदुंगला पास, यहाँ पर सांस की दिक्कत होती है थोड़ी सी, तो अगर आपको सांस की दिक्कत होती है पहले से थोड़ी सी, तो आप डायमॉक्स खा के चलना। ये एक मेडिसिन आती है जो सांस की दिक्कत को दूर करती है और ऊँची हाइट पर लोग खा करके जाते हैं इसको। मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं बस पानी पीते पीते पूरा रूट कर गया। तो खारदुंगला पास पे फुल एंजॉय कर लोगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आपका डिस्किट आ जाएगा और डिस्किट आप पहुंच के होटल में रुकिए और वहां पर आराम से स्टे करिए। देन हम आते हैं डे 6 पे। डे 6 पे आप डिस्किट में ही रुकिए, अपना सारा लगेज जो है वो होटल में रख दीजिए। होटल आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा वहाँ पे। देन उसके बाद आप निकलिए नुब्रा एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे आप सबसे पहले जाइए तुर्तुक विलेज, और तुर्तुक विलेज में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को जाके एक्सपीरियंस करिए, वहाँ के लोकल से बात करिए, किस तरह लोग रहते हैं, डर लगता है नहीं लगता, जो भी है वहाँ जाके आराम से बात करिए। देन उसके बाद आप जाइए हुंदर। हुंदर में सैंड ड्यून्स है एक तरह से, और वहाँ पर कैमल राइड भी कराते हैं। वहाँ पे घूमने के बाद आप वापस डिस्किट आ जाइए और फिर वहाँ से आप जाइए मोनेस्ट्री। मतलब वहाँ पर पास में एक मोनेस्ट्री है जहाँ पर मतलब उनकी जो लोकल चीज़ें हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, वो घूमिए और एक दिन नुब्रा में बिताइए और बढ़िया मज़ा आ जाएगा आपको। देन उसके बाद आता है डे 7। डे 7 पे आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए और फिर डिस्किट से निकलिए और सीधे पहुंचिए पैंगोंग लेक।
और डिस्ट्रिक्ट से निकलते टाइम जो एक लास्ट पेट्रोल पंप होगा वहाँ का, वहाँ आप अपनी बाइक में पेट्रोल करवा लीजिए फुल, और देन उसके बाद आप लेके जाइए सीधे पैंगोंग लेक। और नुब्रा वैली से ये जो पैंगोंग लेक तक का रास्ता है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कहीं कहीं पे पहाड़ आपको रेतीले मिलेंगे, देन उसके बाद ग्रीनरी आ जाएगी और अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और पेट्रोल पंप आपको कहीं नहीं मिलेगा रास्ते में, सीधे पैंगोंग लेक पहुँचिए। और पैंगोंग लेक पहुँचने के बाद सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी, क्योंकि मुझे रेगुलर वीडियोस डालनी थी, मैंने लेक के सामने ही होटल ले लिया। और वहाँ पर क्या है कि पैंगोंग लेक पे ना फ़ोन के नेटवर्क आते, ना नेट चलता, ना ही लाइट आती है। सिर्फ 2 घंटे लाइट देते हैं लगभग 8 बजे से 10 बजे तक रात को, जिसमें आप अपना डिनर कर सकें। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैं एक तो सोलो राइड पे गया था, तो मेरा रात काटना भारी पड़ गया वहाँ पे। एक तो लाइट नहीं आ रही, ऊपर से कोई बात करने के लिए भी नहीं, तो मैं तो जल्दी सो के सुबह उठ के निकल गया था। तो अगर आप जाते हैं सोलो राइड पे, आप कोशिश करिए कि पैंगोंग लेक के बिल्कुल पास में होटल ना लें। टंगस्टे एक जगह पड़ती है, आप टंगस्टे में होटल ले लीजिए, वहाँ फ़ोन के नेटवर्क आते हैं, आपका नेट भी अच्छे से चल जाएगा। और अगर आपके साथ ग्रुप गया हुआ है तो आप पैंगोंग लेक के सामने होटल लीजिए और आराम से वहाँ पर एंजॉय करिए। और पैंगोंग लेक पहुँचने के बाद आपको जितने भी होटल्स मिलेंगे वो सारे महंगे मिलेंगे, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना नेगोशिएट कर सकते हैं, कितना उनको ऐसे पटा सकते हैं कि यार थोड़ा सस्ता तो कर दो। जैसे मैंने जो लिया था सिंगल रूम, वो मुझे बाकी रूम्स के हिसाब से सस्ता पड़ा था, क्योंकि मैं सोलो राइड पे था। अगर मेरे साथ एक बंदा भी एक्स्ट्रा होता तो वो रेट उसके डबल कर देता। इतनी ज़्यादा महंगाई चल रही है, क्योंकि यही 2 महीने होते हैं उनके पास कमाने के, इसके बाद बर्फ़ पड़ जाती है और देन रूट सारे बंद हो जाते हैं, तो टूरिस्ट इतने आते नहीं हैं। तो इस वजह से पैंगोंग लेक अगर आप जाते हैं तो वहाँ के जो व्यूज़ हैं वो व्यूज़ इतने सुहाने हैं कि एकदम नीली पूरी वो लेक है और सारे पहाड़ अलग अलग कलर के आपको दिखेंगे और बहुत मज़ा आएगा पैंगोंग लेक पहुँचने के बाद। और पैंगोंग लेक जब आप पहुँच जाओगे तो आपको लगभग शाम हो जाएगी। देन आप वहाँ पर अपना रूम लेकर के वीडियोस वगैरह बनाएंगे। वहाँ आपको 3 इडियट वाले वो बैठने के दिखेंगे, ऑल इज वेल वाले, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन एक दिन मतलब थोड़े टाइम के लिए वो बहुत है, ज़्यादा देर घूमने के लिए वहाँ कुछ नहीं है। लेक पे आप इंजॉय करिए। अगर आप कपल जाते हैं तो वहाँ पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड करिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। देन उसके बाद अपने रूम में आके सो जाइए। देन उसके बाद आता है डे 8। डे 8 में आप सुबह पैंगोंग लेक पे जब होंगे वहाँ से उठिए, निकलिए और सीधे वापस पहुँचिए ले। क्योंकि अगर आप चाहते हैं ले वापस जाना और दूसरा रूट लेना, जो कि मैंने किया, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं वापस मनाली वाले रूट से जाना तो ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पैंगोंग लेक से खारू जा सकते हैं और खारू से होते हुए आप मनाली की तरफ निकल सकते हैं, बीच में होटल लेके। लेकिन जो मैंने राइड करी थी मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप पैंगोंग लेक से निकल के टंगस्टे पहुँचेंगे, आपके फ़ोन में नेटवर्क आ जाएंगे, नेट चलने लग जाएगा। देन उसके बाद आप सीधे चलते रहिए, बहुत बढ़िया रास्ता है वो ले वाला। और अलग से रास्ता आएगा, बीच में पड़ेगा चांगला पास, जो कि है 17,688 फीट पे। तो इतनी हाइट कोई ज़्यादा नहीं है। जब आप खारदुंगला हो आए 19,000 फीट पे, तो आपको ना एक आदत हो जाएगी कि हाँ अब इस हाइट पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चांगला पास होते हुए आप वापस पहुँचिए ले, वहाँ पर रूम लीजिए और स्टे करिए। और कोशिश करना जिस रूम में आप जब मनाली से आते टाइम रुके थे तो उसी होटल में जाके रुकिए, क्योंकि आप उसमें पहले रुक चुके होंगे तो आपकी उसमें बातचीत अच्छी होगी, तो आप रेट थोड़े कम करवा सकते हो कि यार हम भी तो रुके थे, हम दोबारा रुकने आए हैं, कुछ तो कम करो। मतलब जो भी आप अपने तरीके से बात कर सकते हैं। तो आप उस होटल में ही रुकना जिसमें आप उस टाइम पे रुके थे। देन उसके बाद हम आते हैं डे 9 पे। और डे 9 पे आप ले से निकलिए और सीधे पहुंचिए कारगिल। और कारगिल जो है वो ले से लगभग पड़ता है 200 किलोमीटर। आप जो है अपने रूट को डिवाइड कर दो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आप जो है सीधे जाइए कारगिल, और ले से आप सुबह आराम से 9-10 बजे निकलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ले में पेट्रोल पंप मिल ही जाएंगे, तो वहाँ आप अपनी टैंक फुल करा लीजिए। देन जेरी कैन जो है उसको फुल करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसकी ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी। आपका जितना भी रूट रहेगा वो 200 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा। और जो ये ले से कारगिल वाला रास्ता है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया रास्ता है। और ऐसा चकाचक रास्ता है ना कि ऑफ रोड तो कहीं मिलेगा ही नहीं। आप बाइक भगाते हुए ले जाओ, मतलब आराम से चलाना भाई, कहीं मेरे कहने पे भगा दिया और मेरे पे नाम आ गया। आराम से चलाना, कोई ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से अपनी बाइक कारगिल ले जाना। तो ये जो रूट है ये इतना मक्खन रूट है कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रूट में भी, ढाबे भी, खाने वगैरह सब जगह सब चीज़ मिल जाएगी। और आप 200 किलोमीटर कवर कर लोगे लगभग 5 से 6 घंटे में। और देन आप दोपहर तक या शाम तक आराम से पहुँच जाओगे कारगिल। देन कारगिल पहुँच के आपको ऐसी वाइब आएगी ना
कि मतलब वहाँ पर ऐसी इंडियन जैसी फील आती है कि आप इंडियन कितना मतलब आप प्राउड करते हैं इंडियन होने पे। क्योंकि कारगिल पहुंचने के बाद जो 1999 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ था और वो वहीं पर ही हुआ था, सब जो है आपके दिमाग में घूमने लगेगा और आपको एक प्राउड फीलिंग आएगी इंडियन होने की। तो वहाँ पर आप पहुँचिए, एक होटल लीजिए, और मैंने ये वाला होटल लिया था और ये बहुत बढ़िया था, मतलब इसके रेट्स भी बहुत रीजनेबल थे। तो नाइट स्टे वहाँ करिए। देन उसके बाद हम आते हैं डे 10 पे। तो डे 10 पे आप कारगिल में ही रुकिए, और कारगिल में जब आप होटल लेंगे तो 2 नाइट्स का लेना, क्योंकि आप अगले दिन कारगिल में रुकिए और जो आपका 10th डे है उसमें कारगिल एक्सप्लोर कीजिए। तो कारगिल में एक्सप्लोर करने की एक तो सबसे ज़्यादा बढ़िया जगह है कारगिल वॉर मेमोरियल, और फिर उसके बाद आप वहाँ से निकलिए और वहाँ पर एक LOC बॉर्डर भी है, आप वहाँ भी जा सकते। इतनी ज़्यादा अभी मैं गया था तब ठंड नहीं थी, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, इवन टी-शर्ट्स में घूम रहे थे लोग। मैं बोल भी रहा था भाई टी-शर्ट में कैसे बैठे हो आप तो मेरे को लगा था कि बहुत ठंड होगी। ठंड सिर्फ आपको हाइट वाली जगह पर मिलेगी। लेह में भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जब मैं अभी गया था जून में। देन उसके बाद आपको पैंगोंग लेक पे आपको ठंड मिल सकती है, क्योंकि पैंगोंग लेक बहुत ज़्यादा हाइट पे है और पहाड़ों से कवर है पूरा। तो वहाँ पर रात को तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। आप जब कारगिल में एक दिन स्टे कर लोगे तो अगले दिन घूम लोगे। देन उसके बाद आप वापस अपने रूम में आइए आसपास की चीज़ें घूमने के बाद, और आराम से वहाँ की मार्केट वगैरह घूम लीजिए, क्योंकि मार्केट में वहाँ के फूड्स कुछ आपको अलग देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद आप अपने रूम पे आइए, सो जाइए और तैयारी करिए डे 11 की। देन अब आते हैं हम डे 11 पे। तो डे 11 पे आप निकलिए कारगिल से और सीधे पहुंचिए श्रीनगर। मतलब आप चाहें तो सोनमार्ग भी जा सकते हैं, लेकिन 200 किलोमीटर आप कवर कर लोगे अगर एक दिन में तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो उतना ही पड़ता है जितना लेह से कारगिल पड़ा आपको 200 लगभग, और उतना ही आपको कारगिल से श्रीनगर पड़ेगा, वो भी लगभग 200 किलोमीटर। और उसमें जो बीच में रास्ते मिलेंगे आपको वो तो इतने चुम्मा रास्ते हैं ना, मतलब जैसे आप कारगिल से निकलोगे तो आप जाते रहोगे आपको रेतीले पहाड़ मिलेंगे। देन उसके बाद बीच में रिवर जाएगी जिसका बहाव होगा बहुत तेज़। उसके बाद जैसे जैसे आप सोनमार्ग पहुंचने वाले होगे ना तो सारा व्यू चेंज हो जाएगा, मिट्टी के सारे पहाड़ हट जाएंगे और सीधे ग्रीनरी के पहाड़ों के बीच में आ जाओगे आप। इतना ज़्यादा बढ़िया नज़ारा हो जाएगा कि कश्मीर की जो ब्यूटी है वो आपको देखने लग जाएगी वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा फिर राइड करने में। रोड की कोई दिक्कत नहीं है इस रूट पे, रोड सब जगह एकदम बढ़िया है, तो आपको रोड की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोनमार्ग में रेस्ट लीजिए, बहुत भीड़ मिलेगी आपको, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे होंगे वहाँ, मैगी वैगी खाइए या पराठे वगैरह जो भी है। तो उसके बाद वहाँ से आप निकल के सीधे पहुँचिए श्रीनगर और डल लेक जाइए। देन डल लेक के आसपास बोट हाउस भी हैं, अगर आप 2-4 लोग हैं तो बोट हाउस लीजिए, वहाँ रुकिए नदी के बीच में, और फिर आपको वो घुमाएंगे भी वहाँ की जगह। आप वहाँ पर होटल भी ले सकते हैं, बिल्कुल डल लेक के सामने होटल्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे वहाँ आपको पंजाबी खाना भी मिल जाएगा जो लोग मिस कर रहे होंगे। देन वहाँ के पश्मीना शॉल वगैरह मिलता है। और उसके बाद डल लेक पे नाइट स्टे करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, होटल से आपको अच्छा मिल जाएगा। मैंने ये वाला होटल लिया था और ये होटल अभी तक का पूरी राइड का मेरा सबसे बढ़िया होटल था, मतलब मुझे ऐसा लगा। और ये थोड़ा सा कॉस्टली था लेकिन मुझे देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था, तो मैंने कहा यार ले लेते हैं, कोई नहीं। तो उसके बाद आराम से खाना वाना खाइए वहीं पे, डल लेक पे थोड़ी देर घूमिए। देन अब आते हैं हम डे 12 पे। तो डे 12 पे आप श्रीनगर से निकलिए और सीधे पहुंचिए जम्मू। जम्मू लगभग 248-250 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो 250 किलोमीटर आप एक दिन में आराम से कवर कर लोगे। और सारा पहाड़ी रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, पूरी कश्मीर वैली है और बढ़िया एंजॉय करोगे आप उस रास्ते को। तो जम्मू आप जब पहुंच जाओगे तो वहाँ पर होटल ले लेना, आराम से मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो तो काफ़ी बड़ा शहर है और काफ़ी नामी जगह है, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है, खाने से लेकर रहने तक, और कोई सामान खरीदना है हर चीज़ की फैसिलिटी है। मैं नहीं रुका था क्योंकि मैं पठानकोट निकल गया था, 250 किलोमीटर से थोड़े ज़्यादा मैंने कर दिए थे, तो इस वजह से मैं पठानकोट रुक गया था। लेकिन आप अगर चाहें तो जम्मू रुक सकते हैं। सो अब आते हैं हम डे 13 पे। मतलब आप जम्मू से निकलिए और सीधे पहुंचिए वापस दिल्ली, मतलब 589 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है लगभग। तो आप सुबह जल्दी निकलिए, जितना जल्दी हो सके 5 बजे निकल जाइए, मैं तो कह रहा हूँ, और आराम से रात तक आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। और जम्मू से दिल्ली तक का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही मक्खन है, रोड एकदम चकाचक है, बढ़िया रोड है, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और फिर तो आप प्लेन रास्ते पे आ ही जाएंगे। जैसे ही आप पठानकोट एंटर करेंगे, आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क नहीं थे, आपने वहाँ जाके सिम ली है जैसे मैंने ली थी, तो आपके नेटवर्क पठानकोट के बाद वापस आ जाएंगे, तो आप कॉल्स वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। और जितने भी पेंडिंग मैसेज पड़े होंगे वो सारे टू बजने लग जाएंगे, आप आराम से रात तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। ये थी हमारी लद्दाख राइड की आइटनरी।
अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। अगर आप जाना चाहते हैं तो बेझिझक जाओ यार, सोलो राइड पे कोई दिक्कत नहीं होती। और कमेंट में बताना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, और बाकी चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अपन इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। मतलब सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुंध ही धुंध है और वाइजर पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ जा रही है।